तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, राइट, और 4 वीडियोस आ चुके हैं, राइट, ये 5th वीडियो है। इसके पहले जो 3 वीडियोस आए जस्ट इसके पहले, यानी कि वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 एंड वीडियो नंबर 4, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4, ये 3 वीडियोस देखा जाए ना बच्चों तो बेसिकली आप ओम्स लॉ को ही स्टडी कर रहे थे, ठीक है। ओम्स लॉ को आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो तीनों टॉपिक्स हैं ये तीनों टॉपिक्स सेम है, और इस पूरे टॉपिक को अगर कंबाइन किया जाए तीनों को तो एक सिंगल टॉपिक बनेगा जिसे हम कह सकते हैं क्या, ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल या विजुअलाइजिंग ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्लियर है। अब हमने रिलेशंस डिराइव किए थे लास्ट वीडियो में कई अलग अलग क्वांटिटीज की, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाला था हमने करंट के साथ, करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन निकाला था, फिर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का हमने रिलेशन निकाला था रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के साथ। तो ये सारी चीजें देखा जाए तो आप वहां पर ओम्स लॉ को ही स्टडी कर रहे थे। अब इसमें आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत से क्वेश्चंस तो कवर किए थे, पर मुझे ऐसा लगा कि और 1-2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो भी मैं बता दूं कि किस तरह के बन सकते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आज करवाना जरूरी है, और उसके पहले ये तो बोलना ही रह गया, वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य। तो पिछले वीडियो में अपन ने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, वो मैं रिकॉल कर देता हूं, ठीक है। आई का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने फॉर्मूला, E1। मैं कौन हूं, कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका का रियल नेम क्या है, क्रिस इवांस, तो इवांस के लिए E1, राइट। ये पढ़ा था अपन ने करंट का फॉर्मूला, ओके। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था क्या, ये A हट जाता है ना, ENV है ना, NV बोला था मैंने, NV होता है ना किसी से ईर्ष्या करना, ठीक है, NV। अच्छा, वो V सब जगह D के साथ रहेगा, क्लियर है। अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, मैंने बताया था रेजिस्टेंस नॉर्मली हम नेताओं का रेजिस्टेंस करते हैं, तो नेताओं में MLA, तो MLA का ML खाली, और नीचे क्या आएगा, नेता, तो ने पर वो E का स्क्वायर आता है, नेता। अच्छा, आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, नीता, नाम होता है ना लड़की का, नीता, E स्क्वायर है तो 2 बार ही आएगा, तो अपन नीचे नीता भी लिख सकते हैं। अब जिसका नाम नीता होगा उसको तो आसान होगा लर्न करना, भाई मेरा ही नाम है, ठीक है, ओके। फिर इसी में जब रजिस्टिविटी की बात आई थी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था ML बाई नीता या नेता, और रजिस्टिविटी की बात आती है तो L और A हट जाता है, तो बचता है क्या, M अपॉन, आप इसको नेट पढ़ो या आप इसको ऐसे पढ़ो, M अपॉन NEET, नीट की एग्जाम्स होती है ना हमारी, एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल वाले देते हैं, ठीक है, तो नीट पढ़ो, ठीक है, एक ही बात है, ओके। क्यों रिकॉल कर रहा हूं, देखो ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठ जाने चाहिए, यही फॉर्मूलेस भूलते हैं हम, ये भूलते हैं फॉर्मूलेस, आदत होती है भूलने की, तो इसीलिए रिकॉल कर रहा हूं, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज बताना है उसके लिए भी रिकॉल कर रहा हूं। फाइन, अपन कंडक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, इसी को उलट देते हैं, राइट, ये नीट ऊपर M नीचे, है ना, या नेट ऊपर और M नीचे, फाइन। अच्छा, अपन ने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था आपको J इक्वल्स टू कितना होता है, सिग्मा E, है ना, वेक्टर फॉर्म में, है ना, याद है पक्का। और क्या आया था अपना, E इज इक्वल्स टू J रो, है ना, सिग्मा को 1 बाई रो लिखेंगे तो रो यहां चला जाएगा, तो ये भी अपन ने पढ़ा था, ये दोनों का अपन ने बोला था वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, है ना। तो आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है पता है, कि राइट ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ओम्स लॉ को एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में लिखो। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है भाई, आपके पास J का फॉर्मूला है क्या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में, नहीं है, आपके पास ऐसा है ना फॉर्मूला ENVD, है ना। अच्छा, तो J को छोड़ दो, नहीं J को छेड़ना नहीं, आपको क्या करना है, सिग्मा की वैल्यू डाल देनी है, सिग्मा की वैल्यू, ठीक है। J इक्वल्स टू सिग्मा क्या है आपका, सिग्मा का वैल्यू कहां गया, ये रहा, NE स्क्वायर टाउ बाई M इंटू E। तो यही आपका आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, लेकिन इसको अपन ने किसके फॉर्म में लिख लिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में, मतलब यहां पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया फॉर्मूले में, टाउ आ गया, ठीक है। तो करंट डेंसिटी को अपन ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है, और इसको अपन क्वेश्चन को ऐसे पूछा सकता है कि भाई राइट ओम्स लॉ इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। साथ ही साथ दूसरा वाला में भी आप कर सकते हो यही चीज, ये E है,
E इज इक्वल टू जे रो होता है तो रो की वैल्यू डाल दो, कहाँ गया रो की वैल्यू, ये रहा m/n/e² टाउ, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या मैंने इसलिए करा दिया कि कुछ बच्चों का डाउट था कि सर ऐसा ओम्स लॉ का रिलेशन एवरेज रिलेक्सेशन टाइम के साथ, ओम्स लॉ का रिलेक्सेशन मतलब रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में निकालो, तो ये जो जे है वहां पर ये वैल्यू डाल दो ENVD NV, ठीक है। तो ये फिर से आपका ये क्या बोला मैंने, ENV NV इक्वल्स टू सिग्मा E, तो ये आ गया आपका फिर से ये ओम्स लॉ ही है, अभी ये भी आपका ओम्स लॉ ही है, ठीक है। यहां आप कह सकते हो कि ओम्स लॉ का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ये आप कह सकते हो कि ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एवरेज रिलेक्सेशन टाइम भी चाहिए तो सिग्मा की वैल्यू भी डाल दो। तो यार कई तरीके से, मतलब कई तरीके से बन सकता है, सिंपल सी बात है, आपको इतना ध्यान रखना है, ये आपका ओम्स लॉ ही है, ये आपका ओम्स लॉ ही है, ठीक है। अब आपको जिसके फॉर्म में पूछा है तो वो जिसमें आता है, ठीक है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में पूछा है तो आपको पता है कि जे में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, डाल दो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, मतलब जे का वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में डाल दो। एवरेज रिलेक्सेशन टाइम के फॉर्म में पूछा है तो रेजिस्टिविटी है, यहाँ कंडक्टिविटी है, दोनों के अंदर ये आता है एवरेज रिलेक्सेशन टाइम, उसकी वैल्यू पुटअप कर दो, हो गया काम, समझ में आ रहा है। तो कई तरीके से आ सकता है, हर तरीके से आपको प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात, लास्ट वीडियो से कुछ चीजें रिलेटेड थी उसको ऐड करना था। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आज का जो टॉपिक है सामने लिखा हुआ है इत्तू इत्तू सा, एक है मोबिलिटी, अपन कह सकते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मोबिलिटी बहुत ही कॉमन टर्म है, कई जगह यूज होता है। तो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स हम कह सकते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है। देन लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे। ओम्स लॉ को तो पढ़ लिया डिटेल में अपन ने पीछे लास्ट टॉपिक में, ठीक है, 3 वीडियोस पूरी इस पर कवर की। आज ओम्स लॉ की लिमिटेशन पढ़ेंगे कि उसकी क्या कमियां हैं, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो सकता है और कहाँ कहाँ उसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अपन बात करेंगे मोबिलिटी की, ठीक है। मोबिलिटी होता क्या है, ठीक है। तो मोबिलिटी क्या होता है बच्चों, देखो इन जनरल अगर आप इंग्लिश में इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो, सबसे पहली बात करते हैं अपन मोबाइल की। मोबाइल क्या होता है, मोबाइल वही फोन लगा लिया, व्हाट्सएप चला लिया, पबजी खेल लिया, नहीं बोलूंगा, बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, है ना। तो मोबाइल वो चीज होती है, क्यों कहते हैं अपन उसको मोबाइल, एक्चुअली मोबाइल नहीं होता, वो मोबाइल फोन होता है, एक ऐसा फोन जो मोबाइल है, जो लेके मूव किया जा सकता है, जो मूव करता है, ठीक है, खुद नहीं करता लेकिन आप तो लेके कर रहे हो तो वो मूव करता है। तो मोबाइल मतलब जो चीज मूव कर सकती है उसको अपन मोबाइल कहते हैं, ठीक है। अब मोबिलिटी मतलब उसकी मूव करने की कैपेबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर आपको लिखना है, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, कहां गया ये रहा, मोबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव। अगर किसी की ज्यादा एबिलिटी है मूव करने की, ज्यादा तेज तेज मूव कर सकता है, ठीक है, या ज्यादा देर तक मूवमेंट कर सकता है, तो अपन कहते हैं कि उसकी मोबिलिटी अच्छी है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। और जैसे बूढ़ा आदमी हो गया, एज ज्यादा हो गई, तो वो लोग ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाते या ज्यादा देर तक चल नहीं पाते, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम होती है एज ज्यादा हो जाने पे। तो उसे हम कहते हैं कि उन लोगों की मोबिलिटी कम है। बच्चों की मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना, पूरे दिन दौड़ते भागते रहते हैं। अगर बच्चा नहीं सो रहा है, जगह है ना, तो पूरे टाइम दौड़ता भागता रहेगा, है ना। छोटे बच्चे अगर जिसके घर में होंगे, अड़ोस पड़ोस होंगे, तो पता ही होगा। और कुछ नहीं तो यार आप खुद भी समझ सकते हो, कुछ साल पहले आपकी भी वैसी हालत थी, दौड़ते भागते रहते थे, ठीक है। तो इनकी मोबिलिटी अच्छी है। तो मोबिलिटी का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल लिटरली मीनिंग उसका समझ में आ गया, ओके। अब अपन समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ। अब तो देखो, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, अगर मैं एक सिंपल टर्म्स में ऐसा बोलूं कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी या फिर चार्ज कैरियर की मोबिलिटी क्या होती है, इससे रिलेट करके, तो वो क्या होती है कि एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, सॉरी, एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स टू मूव इनसाइड ए सॉलिड या इन अ मटेरियल, इनसाइड अ मटेरियल, ऐसा लिख लो, कोई भी मटेरियल के लिए ले सकते हैं अपन, ठीक है। नॉर्मली हम सॉलिड्स की बात करते हैं, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है। यहां हम कंडक्टर्स के टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज की जगह हम क्या समझ लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि ओवरऑल किसी भी सब्सटेंस के लिए बात करो तो आप चार्ज कैरियर्स बोलोगे, और कंडक्टर्स के केस में चार्ज कौन कैरी करके ले जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू मूव इनसाइड अ मटेरियल। किसी मटेरियल में
इलेक्ट्रॉन्स कितना ज्यादा मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मूवमेंट कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर की मोबिलिटी अच्छी है, ज्यादा है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम मूवमेंट कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि मोबिलिटी कम है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर पा रहे हैं तो मोबिलिटी ज्यादा है, और कम इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, उनका मूवमेंट कम हो पा रहा है, तो दैट इज मोबिलिटी कम होना। क्लियर है? अच्छा, इसको थोड़ा अपन डेफिनेशन वाइज अगर मैं बताऊं आपको, सिंपली अगर डेफिनेशन समझने जाए हम, तो हमारी बुक में डेफिनेशन लिखा है, ठीक है, व्हाट इज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन लिखी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब फॉर्मूला है, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर मोबिलिटी डिपेंड कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर मोबिलिटी डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, देखते हैं। इसका मतलब क्या हो पता है? इस फॉर्मूले का आप मतलब ऐसे समझोगे कि ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, आपने इसमें ई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, फाइन। तो इस कंडक्टर में आपने जब 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है, और एक दूसरा कंडक्टर लिया आपने, उस पर भी आपने इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, फाइन। इस केस में अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है सपोज 2 mm पर सेकेंड, मान लो इसमें आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है 2 mm पर सेकेंड, और यहां आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है 1 mm पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा मिल रही है, यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम मिल रही है। तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर मोबिलिटी हाई होगी, यहां पर मोबिलिटी कम होगी, फाइन, समझ में आ रहा है? तो एक फिक्स वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करें अपन, ठीक है, दो अलग अलग मटेरियल्स ले लें, या सेम ही मटेरियल के दो अलग अलग शेप साइज के ऑब्जेक्ट्स ले लें, ठीक है, मटेरियल सेम, मान लो दोनों कॉपर ले लो, ठीक है, एक का लेंथ और एरिया अलग है, दूसरे का लेंथ और एरिया अलग है, दोनों का आपस में अलग अलग लेंथ और एरिया है। उस केस में आपने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो आप देखोगे कि दोनों में जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो अलग अलग होगा, ठीक है, दोनों में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स की वो अलग अलग होगी। तो जिसके केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा मिल रही है, ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जहां वेलोसिटी ज्यादा मिल रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका मोबिलिटी ज्यादा होता है, जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है उसकी मोबिलिटी कम है, फाइन, क्लियर है? तो ये है कॉन्सेप्ट अपना सिंपल सा अभी फिलहाल के लिए मोबिलिटी का, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज देखो कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, मतलब मेरे कहने का कि फॉर एग्जांपल ये तो अपन ने देख लिया कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो अलग अलग ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली, क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, देखो, ये डायग्राम का दूसरा डायग्राम आपको खुद बनाना है, ठीक है। आपने एक में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया 20 न्यूटन पर कूलम, दूसरे वाले मटेरियल में आपने अप्लाई किया 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यहां आपने कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां भी आपको 2 mm पर सेकेंड मिल गई, ठीक है। अच्छा, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम पर आपको जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रहा था, यहां कम इलेक्ट्रिक फील्ड पर उतना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। तो इनका रेशियो अगर हम चेक करें फिर से, कितना आएगा, म्यू इक्वल्स टू क्या है, VD बाई ई, राइट। तो VD यहां पर आपका कितना है 2 mm पर सेकेंड, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होल डिवाइड बाय 20 न्यूटन पर कूलम, राइट। तो इसको अपन अगर कट करें तो देखो कितना आएगा, 10⁻⁻4 आएगा। अभी मैं यूनिट नहीं लगा रहा हूँ, यूनिट बाद में देखेंगे अपन। तो 10⁻⁻4 आ गया इसका वैल्यू, और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है वैल्यू, ये इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। यहाँ भी वही VD बाई ई लगाएं अपन, VD कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 10⁻⁻3, और यहाँ पर नीचे कितना 10 है, तो ये कितना आएगा अपना 2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो देखो ये 10⁻⁻4 है, ये 2 टाइम्स 10⁻⁻4 है, तो इससे ज़्यादा यहाँ पर मोबिलिटी मिल रही है, बराबर है।
तो देखो सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है कम इलेक्ट्रिक फील्ड पर, यहां कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जितना यहां 20 न्यूटन पर कूलम पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली थी, आपको इस केस में 10 न्यूटन पर कूलम में ही उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई है। मतलब कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद आप इतना वैल्यू का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन कर पा रहे हो। तो इस केस में आपके जो चार्ज कैरियर्स हैं यहां पर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनकी मोबिलिटी ज्यादा है, हम ऐसा कहेंगे। क्लियर है? फाइन, पक्का? तो कहने का मतलब कि ये रेशियो जो है, ये रेशियो ज्यादा आना चाहिए। ज्यादा आया तो मोबिलिटी अच्छी है, ठीक है, चार्जेस बहुत अच्छे से मूव करेंगे, आपको अच्छा वैल्यू का करंट मिल जाएगा। अगर मोबिलिटी खराब है मटेरियल की, ठीक है, चार्जेस बहुत ज्यादा अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, मोबिलिटी खराब होने का मतलब आप ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम मिल रही है, ठीक है, मोबिलिटी खराब होने का मतलब है ना। ये ज्यादा और ये कम होना, मोबिलिटी खराब हुई, ये ज्यादा और ये कम होना, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होना, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना। कम इलेक्ट्रिक फील्ड देख के ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पा रहे हो, यानी कि आपको ज्यादा करंट मिलेगा, ठीक है, तो आपकी मोबिलिटी अच्छी है। फाइन, तो मटेरियल की मोबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। फाइन, ओके। अब मैं ये कह रहा था कि ये डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता। अब बोल रहे हो यार सारा का सारा एक्सप्लेनेशन उसी पे कर रहे हो आप, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, उसके रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, उसके रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों के रेशियो पे। फाइन, तो उनकी अपनी क्या वैल्यू है इसके ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। डिपेंड कर सकता है किसके ऊपर पता है? मटेरियल पर डिपेंड कर सकता है, और कह सकते हो टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना लिख लो, हालांकि हमारी बुक में इतना कुछ डिटेल में दिया नहीं है, लेकिन फिलहाल मैंने बता दिया। फाइन, अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट भी लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, यहीं पे लिखें, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। यूनिट कितनी होगी इसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है भाई? देखो मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो न्यूटन पर कूलम, है ना। तो ये चला जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, मीटर कूलम अपॉन न्यूटन सेकेंड, ऐसे लिख सकते हो आप, राइट। और अगर आप दूसरे फॉर्म में चाहते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे? जैसे कि ये यूनिट क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, है ना, तो वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आएगा सेकेंड और वोल्ट, है ना। तो अपन लिख सकते हैं क्या? एक यूनिट लिखो यहाँ पर, 1, पहली यूनिट ये आई, राइट, क्या आई थी? मीटर कूलम पर न्यूटन पर सेकेंड, एक ये, और दूसरी वाली यूनिट जो है वो आई क्या? ये मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है, 2 यूनिट। और भी आ सकती है, ठीक है, एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है भाई। अब देखो यहाँ पर ये न्यूटन है ना, इनकी भी अलग अलग वैल्यूज मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ में मास मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म में आ सकती है। क्या कहना समझ में आ रहा है? देखो ये है ना ऐसा, क्या है, कहाँ चला गया अपना? हाँ, मीटर पर सेकंड अपॉन न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो उसका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी तो एक यूनिट होता है, तो यहाँ पर वो वैल्यू डाल के भी दे सकते हैं। एमसीक्यू में ऑप्शंस आ सकते हैं आपको, जहाँ पर आपने जो नॉर्मली ये पढ़ा हुआ है यूनिट, ये ना दिया हो ऑप्शन में, और केजी के फॉर्म में कुछ ऑप्शन दिया हो, तो आपको उस तरह से विजुअलाइज करके इसको सॉल्व करके पूरा निकाल कर देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में ऑप्शन में कौन सा वाला सेट हो रहा है। तो यूनिट कई फॉर्म में लिखी जा सकती है, ठीक है, इस तरह के भी आपको एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइन, तो ये दिख रहा है कि नहीं आपके स्क्रीन में? ओके फाइन, दिख रहा है। तो ये हो गई बात मोबिलिटी के यूनिट की। मोबिलिटी का डिपेंडेंस, मोबिलिटी क्या होता है वो हमने समझ लिया। मोबिलिटी अच्छा है तो ज़्यादा चार्जेस अच्छे से मूव कर पाएंगे, ठीक है, मोबिलिटी कम है तो कम चार्जेस मूव कर पाएंगे। फाइन, मतलब मूवमेंट खराब होगा। ओके, तो ये बात हो गई मोबिलिटी का। अपन चलते हैं कौन से टॉपिक पर? लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पर। ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर किया मैंने मोबिलिटी को, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से ज़्यादा ले लिया, लेकिन मुझे लगा कि इतना ही जरूरी है बस, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा खास जरूरी नहीं अभी आपको फिलहाल इस लेवल पर, ठीक है। बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ तो पूरा पढ़ते पक गए। पके तो नहीं ना? पकना नहीं भाई, पकना नहीं। फिजिक्स जैसा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है फिजिक्स जैसा, कुछ नहीं है। फिजिक्स ही दुनिया है, दुनिया ही फिजिक्स है, भगवान फिजिक्स है, फिजिक्स भगवान है। ओके, तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ की कमियां, कहां कहां ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके 3 पॉइंट्स लिखे हैं बुक में। सबसे पहले वो 3 पॉइंट इज्जत से लिख देता हूं। पहला पॉइंट है, ठीक है, द करंट, टेक्स्ट बुक में जो लिखा है भाषा में, द करंट सीजेस टू बी प्रोपोर्शनल टू
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपने पढ़ा ना V और I प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हाई टेम्परेचर पर ये प्रोपोर्शनलिटी टूट जाती है, ठीक है। या आप इसको अलग भाषा में लिख सकते हो, V एंड I, क्या है यार ये, V एंड I डज नॉट रिमेन प्रोपोर्शनल, आप ऐसा कह सकते हो। मतलब क्या हुआ, दोनों का मतलब एक ही हुआ कि आपने तो ये पढ़ा कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि V और I प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, आपने यही पढ़ा है ना। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि V और I प्रोपोर्शनल हो हमेशा, ठीक है। V और I का अगर ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, V और I का अगर ग्राफ बनाया जाए तो क्या होगा, ये ग्राफ नॉर्मली आपको लीनियर मिलना चाहिए, एज पर ओम्स लॉ आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा। हायर टेम्परेचर्स पर क्या होता है, हायर टेम्परेचर्स पर ना, इसका आप एक्सप्लेनेशन में अपन साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। एट हायर टेम्परेचर इवन कंडक्टर्स डज नॉट शो या डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ऐसा लिख दो। नॉर्मली जो सबसे ज्यादा ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को पूरी तरह सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा ले लिया ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर आप चले गए, तो वहां पर कंडक्टर्स भी ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देते हैं। मतलब V और I का रिलेशनशिप फॉलो नहीं होता। प्रोपोर्शनलिटी का जो रिलेशनशिप है ना, कि मतलब V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, V घटाओगे तो I घटेगा, ठीक है, ये रिलेशनशिप है ना, टूट जाती है। प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन हट जाता है, ठीक है, कि जिस हिसाब से V बढ़ाओगे उसी हिसाब से I बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है ओम्स लॉ की। हमने ये पढ़ा ओम्स लॉ में कि V और I प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार होगा, ये लिमिटेशन क्लियर है। और सेमीकंडक्टर्स में तो वैसे भी फॉलो नहीं होता है, ठीक है, फाइन। अच्छा, ये तो एक लिखा कि मैंने कंडक्टर्स भी नहीं करते एंड सेमीकंडक्टर्स में भी नहीं फॉलो होता, एंड इन सेमीकंडक्टर्स ऑल्सो V प्रोपोर्शनल टू I इज नॉट ओबेड, ठीक है, फाइन। तो ये लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद बात करें अपन दूसरे पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ I, ठीक है, डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ V। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस का साइन चेंज हुआ तो I की वैल्यू चेंज हो जाती है। बोला कि द वैल्यू ऑफ I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। अच्छा, अगर अपन ने ओम्स लॉ के हिसाब से मैं बोलूं तो मेरा V और I का रिलेशनशिप फिक्स होना चाहिए, ठीक है, V और I का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, मेरा फिक्स होना चाहिए, ऐसा एक लीनियर रिलेशन मिलना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोला है कि अगर आपने V को, ठीक है, V का साइन चेंज किया तो I की वैल्यू में भी चेंज आएगा। ऐसा क्यों भाई? मेरे कहने का मतलब, अगर मैंने मान लो कि एक कंडक्टर है, ठीक है, नॉर्मली ओम्स लॉ के हिसाब से मैंने ऐसा लगाया है इस कंडक्टर के अक्रॉस में, ठीक है, ये बैटरी मेरी 10 वोल्ट की, ठीक है, तो ये पॉजिटिव लगाया है मैंने इस तरफ, तो करंट ऐसा जाना चाहिए। मान लो इस केस में मेरे को करंट मिल रहा है 5 एम्पियर का, मान लो कि 5 एम्पियर का मिल रहा है, ठीक है। अब मैं अगर बैटरी को रिवर्स कर दूं, ठीक है, अब मैं बैटरी को क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, मतलब दूसरा केस यहां पर बना देता हूं मैं, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, वही 10 वोल्ट की बैटरी, सब कुछ सेम कंडीशन रखा है मैंने, बस मैंने बैटरी को रिवर्स कर दिया। तो अब क्या होना चाहिए कि करंट इस तरफ मिलना चाहिए 5 एम्पियर का, ठीक है ना। आपने अगर बैटरी का टर्मिनल रिवर्स कर दिया, मतलब मैं अगर बोलूं कि पहले मैं इस कंडक्टर पर पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहा था, मतलब ये वाले हिस्से के हिसाब से समझूं मैं कि यहां पे मैं पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहा था, तो मुझे +5 एम्पियर करंट मिल रहा था उस तरफ जाता हुआ। अब अगर मैंने बैटरी का टर्मिनल उल्टा कर दिया, मतलब मैंने नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया वहां पर, तो जब मैंने नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया तो मुझे करंट -5 एम्पियर मिलना चाहिए। करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो भाई, बैटरी का डायरेक्शन चेंज किया तो करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो, पर वैल्यू तो 5 का 5 ही होना चाहिए, यही होना चाहिए। हाँ, कंडक्टर में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जहां पर ये रिलेशनशिप नहीं फॉलो होती है। मतलब -5 एम्पियर तो आना चाहिए,
माइनस में तो आना चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन ये 5 एम्पियर जो है ना वो भी नहीं मिलता है, वहां पर हो सकता है 0.5 एम्पियर मिले। वैल्यू भी चेंज हो जाती है, खाली साइन नहीं चेंज होता है। क्या कह रहा हूं मैं, दिमाग में जा रही है बात, कि ये बोला है कि V की वैल्यू पे डिपेंड, मतलब V के साइन पर डिपेंड करता है I का वैल्यू। अगर आपने V पॉजिटिव दिया है तो अगर करंट 5 एम्पियर मिला है तो V नेगेटिव देने पर करंट -5 एम्पियर मिलेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, माइनस में मिल सकता है, लेकिन 5 एम्पियर मिलेगा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो कम मिले, हो सकता है कि वो ज्यादा मिले, ठीक है, डिपेंड करता है। क्लियर है क्या कह रहा हूं? फाइन। तो वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसा होता है कहां पता है, ठीक है, ये लिख दो, दिस हैपन्स इन मैनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इसके बारे में आप काफी डिटेल में पढ़ोगे, अपने सेकंड पार्ट में चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, उसमें काफी डिटेल में आप इस चीज को पढ़ने वाले हो। क्या होगा देखो कि जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम बनाएं तो V और I, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, V और I का रिलेशन ड्रॉ करते हैं जिसमें हम, ठीक है। तो देखा गया है कि इस तरफ ऐसा होता है, ठीक है, और इस तरफ कुछ यूं होता है। तो ये देखा गया है कि जब आप पोटेंशियल, इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है आपका और इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है, क्लियर है, तो यहां जो करंट मिलता है आपको इस रीजन में, ठीक है, ये मिली एम्पियर के रेंज में मिलता है। और इस रीजन में जब जहां पर आप नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हो, यहां पर जो आपको करंट मिलता है वो माइक्रो एम्पियर के रेंज में मिलता है, मतलब लगभग 1000 गुना कम मिलता है यहां पर। मतलब अगर यहां पर 5 मिली एम्पियर मिल रहा है तो हो सकता है यहां पर 2 माइक्रो एम्पियर में मिल रहा हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो इससे ये पता चल रहा है कि जब आपने देखो पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया था, ठीक है, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया था उधर, उसके साथ मतलब वो पॉजिटिव रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग वहां पर आएगा, वो पढ़ोगे, लेकिन अपना फिलहाल अभी शॉर्ट में इतना समझ लो कि अगर आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया तो करंट यहां पर ज्यादा मिल रहा है, मिली एम्पियर के रेंज में मिल रहा है, और वही अगर आपने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो करंट आपको माइक्रो एम्पियर के रेंज में मिल रहा है, मतलब बहुत कम मिल रहा है। तो देखो करंट की वैल्यू पोटेंशियल के साइन पर डिपेंड कर रही है। आप सेम 5 वोल्ट अप्लाई करो, यहां पर हो सकता है 5 मिली एम्पियर करंट मिल जाए, लेकिन अगर -5 वोल्ट अप्लाई कर दो तो हो सकता है 2 माइक्रो एम्पियर करंट मिले, बहुत कम करंट मिल रहा है। मिली यानी कि 10⁻³ और माइक्रो मतलब 10⁻⁶, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स कम करंट मिल रहा है इस केस में। फाइन, ऐसा होता है बेसिकली डायोड्स में, और भी कई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में होता है, कई तरह के डिवाइसेस होते हैं, वो आप और हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो तो आप इसी बार पढ़ने वाले हो, 12th में ही पढ़ने वाले हो। क्लियर है? तो इतना क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज यार, जो पहला वाला मैंने पॉइंट लिखा था उसका भी एक ग्राफ बना ही लो, ठीक है, तो उसका भी बना लो कि नॉर्मली क्या होता है ऐसे कि जो रिलेशनशिप है V और I की रिलेशनशिप है, V I रिलेशनशिप, ठीक है, वो यूं होना चाहिए, ठीक है, पर वो हायर टेम्परेचर पर जाकर ओरिजिनल पाथ से भटक जाता है, ठीक है। इसको लिख दो अपन कंडक्टर्स का रिलेशनशिप, ठीक है, ये वाला पाथ एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। नॉर्मली ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं कंडक्टर्स, ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर जाते हो तो ये अपने स्ट्रेट वाले लाइन पाथ से भटक गया, देख रहे हो, थोड़ा अलग चला गया। फाइन, ये ग्राफ वहां पर पहले वाले पॉइंट के बगल में बनाना चाहो तो बना लो, ठीक है, बना ही लो यार, अच्छा है आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में काम आएगा। फाइन फाइन, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? पोटेंशियल के साथ वी आई रिलेशनशिप स्ट्रेट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है हाई टेम्परेचर पर हम कंडक्टर्स को ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। वैसे क्या होता है ओमिक डिवाइसेस बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल बीच में मिक्स नहीं करना चाहता। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, यहीं पे लिख दो थर्ड पॉइंट वापस से। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। यूनिक नहीं है। अभी यूनिक क्या होता है भाई? अरे इकलौता, एक ही जैसा रिलेशन। मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 वोल्ट देता हूं तो मुझे 5 एम्पियर करंट मिलता है, तो अगर मैं 12 वोल्ट दूं तो फिर से मुझे अगर 5 एम्पियर करंट मिल जाए तो मतलब मेरी रिलेशनशिप यूनिक नहीं है। अगर मैंने 12 वोल्ट मतलब अलग वोल्टेज दिया तो करंट अलग मिलना चाहिए, ठीक है। 11 वोल्ट दिया तो हो सकता है भाई 5.5 एम्पियर मिले, 12 वोल्ट दिया तो हो सकता है 6 एम्पियर मिले,
ठीक है, पर 12 वोल्ट पे भी 5 एम्पियर मिल गया, तो ये यूनिक रिलेशनशिप नहीं कहलाई। यूनिक रिलेशनशिप का मतलब एक वैल्यू वोल्टेज की डाली तो करंट की दूसरी वैल्यू मिलेगी, वोल्टेज की दूसरी वैल्यू डाली करंट की दूसरी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू के लिए करंट की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, करंट की वैल्यू भी अलग होनी चाहिए, वोल्टेज अलग तो करंट अलग, ठीक है, वोल्टेज सेम तो करंट सेम, ठीक है, वोल्टेज चेंज किया तो करंट चेंज होना चाहिए, वोल्टेज आपने चेंज कर दिया लेकिन करंट चेंज नहीं हुआ, वही का वही मिल रहा है, तो यूनिक रिलेशनशिप नहीं हुई, ठीक है। तो यही लिखा है कि द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होती है, टूटती है, कई जगह पर प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर हमको दिया है, अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम है तो ये जो चीज मैंने लिखी थी वो लिख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड एक तरह का सेमीकंडक्टर है। गैलियम आर्सेनाइड एक ऐसा डिवाइस है, मतलब इसको मिक्स करके एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं, ठीक है, देख रहे हो क्या है, गैलियम और आर्सेनाइड दोनों को मिक्स करके एक मटेरियल बनाया गया है, ठीक है। इस मटेरियल में क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व कुछ इस तरह का है, वी आई, ठीक है, कुछ दूर तक तो लीनियर रिलेशनशिप दिखती है, फिर वो वेरी कर जाती है और फिर कुछ ऐसे निकलती है, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, यहां से यहां तक का जो रीजन है इसे हम कहते हैं नॉन लीनियर रीजन। क्या मतलब नॉन लीनियर रीजन का, देखो इस कुछ रीजन में ना ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमको वी और आई के बीच का, ठीक है, वी आई कर्व जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो यहां तक लीनियर रीजन फॉलो हो रहा है, मतलब दोनों का लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है। आप थोड़ा सा आगे पहुंचे तो देखो लाइन ऐसे टेढ़ी हो जा रही है ना, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तो ये नॉन लीनियर रीजन है, मतलब इस हिस्से में, यानी कि इतने रीजन में जितना वोल्टेज आप अप्लाई करो वहां पर करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है, मतलब यहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, फाइन। अब यहां देखो इसके बाद क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसे बनाओ, इस रीजन में देखो क्या हो रहा है, ये कहलाएगा नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन। अरे ये क्या नेगेटिव रेजिस्टेंस, देख रहे हो क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट बढ़ता है, यहां देखो क्या हो रहा है, इस रीजन में वोल्टेज तो बढ़ रहा है करंट कम हो रहा है, तो जब वोल्टेज बढ़ाया जाए और अगर करंट कम हो जाए, वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद अगर करंट कम हो रहा है, तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो भाइयों बहनों मित्रों नेगेटिव है। रेजिस्टेंस कैसा है, नेगेटिव है, मतलब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो यार, तो नॉर्मली ऐसा है वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ना चाहिए भाई, लेकिन वोल्टेज बढ़ाने के बाद करंट कम हो रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस नेगेटिव है, समझ में आया। रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का मतलब पोटेंशियल इंक्रीजिंग करंट डिक्रीजिंग, फाइन। नॉर्मली दोनों बढ़ना चाहिए साथ में, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो गैलियम आर्सेनाइड में ये प्रॉब्लम आती है। तो एक्चुअली पॉइंट आपने नेगेटिव रेजिस्टेंस का थोड़ा लिखा था, आपने तो ये लिखा था कि रिलेशनशिप यूनिक नहीं होती है, तो यूनिक नहीं होती है मतलब एक ही वोल्टेज पर दो अलग अलग वोल्टेज पर सेम करंट मिलना, तो वो कहेगा, वहां कहा जाएगा कि ये यूनिक रिलेशनशिप नहीं है, फाइन। तो देखो यहां पर कुछ अलग वोल्टेज होगा, सपोज ये V1 वोल्टेज ले रहा हूं मैं, और यहां पर कुछ अलग वोल्टेज होगा V2, ठीक है। इन रीजन्स पर देखो क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, लगभग सेम हाइट पर है दोनों, ठीक है, देख रहे हो ये करंट की वैल्यू, यहां पर कुछ करंट होगा सपोज 10 एम्पियर, ठीक है, तो ये V1 वोल्टेज पर आपको 10 एम्पियर करंट मिल रहा है, राइट है ना, कट कर रहा है इसको ये। अब यहां देखो V2 वोल्टेज पर भी 10 ही एम्पियर करंट मिल रहा है, क्योंकि पहले तो करंट बढ़ा, तो यहां V1 के साथ करंट बढ़ा, V1 पर 10 एम्पियर मिला, फिर और वोल्टेज बढ़ाया तो और करंट बढ़ा, लेकिन अब और वोल्टेज बढ़ाया तो करंट कम होने लगा, और बढ़ाया तो करंट कम होने लगा, यानी कि पहले 10 से ऊपर गया तो अब कम हो रहा है, तो वापस 10 पे तो आएगा ना। तो इस वोल्टेज पर आपने वोल्टेज भले बढ़ाया, फिर से आपको 10 एम्पियर मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग वोल्टेज पर करंट की वैल्यू सेम मिल रही है, ठीक है, तो रिलेशनशिप यूनिक नहीं हुई, है ना। अगर अलग दो वोल्टेज है तो करंट दो अलग अलग वैल्यूज मिलनी चाहिए, लेकिन दो अलग अलग वोल्टेज पर करंट सेम ही मिल रहा है, तो ये कहलाया कि रिलेशनशिप यूनिक नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए भी हम कह रहे हैं कि ओम्स लॉ यहां पर भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो बहुत से केसेस में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, और हालांकि अगर मैं बोलूं तो मोस्ट ऑफ केसेस में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, ओम्स लॉ ज्यादातर केसेस में फॉलो नहीं होता, कुछ केसेस में ही फॉलो होता है। जैसे कि ज्यादातर किस में फॉलो होता है, कंडक्टर्स में, और कंडक्टर्स में भी कब, जब टेम्परेचर एक फिक्स लेवल तक मेंटेन करके रखा जाए। बहुत हाई टेम्परेचर पर आप चले जाओगे ना तो ओम्स लॉ की वैलिडिटी खत्म होने लगती है, ठीक है, फाइन। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने लिखा है कुछ ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। क्या होता है ये ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस? ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस मतलब
भाई ओमिक डिवाइस मतलब नाम से पता चल रहा है, दोज हु ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एट, क्या लिखो यार, एट एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। नॉन ओमिक, नाम से पता चल जाता है, दोज हु डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते वो कहलाते हैं नॉन ओमिक। एग्जाम्पल के तौर पर सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और साथ ही साथ मैनी कंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादातर कंडक्टर्स हाई टेम्परेचर पर ये नॉन ओमिक हो जाते हैं। बेसिकली कंडक्टर्स तो ओमिक होते हैं एवरेज टेम्परेचर रेंज पर, लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर पर गए तो वो नॉन ओमिक की तरह बिहेव करने लगते हैं, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देते हैं। फाइन, ओमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, मतलब वी आई रिलेशनशिप लीनियर हो, ठीक है। वी आई रिलेशनशिप लीनियर नहीं हुई जिन डिवाइसेस के लिए, वो कहलाते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक है। और कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ केसेस में नॉन ओमिक की तरह ही बिहेव करते हैं, मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। जैसे टंगस्टन वगैरह है, ठीक है, वो वैसे भी ज्यादा टेम्परेचर पर हम उसको ऑपरेट करवाते हैं, राइट। ये मेटल्स ऐसे हैं जो ज्यादातर हिस्से में क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ टाइम ओम्स लॉ को फॉलो करते ही नहीं है, तो उनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। डिवाइसेस तो बोल दिया मैंने, ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस, साथ साथ नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते। तो वैसे कंडक्टर्स जो हैं तो कंडक्टर्स, लेकिन वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो कहलाते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो देखा जाए कि मोस्ट ऑफ जो कंडक्टर्स हैं वो हाई टेम्परेचर पर जाने के बाद वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स ही बन जाते हैं। फाइन, तो ये बात हो गई ओमिक नॉन ओमिक डिवाइसेस की, लिमिटेशंस, मोबिलिटी वगैरह सब कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया। तो फिलहाल मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट। डाउट है कमेंट में मेंशन करो, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करेंगे, हर डाउट को क्लियर करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है और बोला है तो बिल्कुल करूंगा। अब आज का टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ है, मिलते हैं नए वीडियो में, नए सेशन के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, बड़े मजेदार टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए थोड़ा सा कर लो वेट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू एंड वही, जय हिंद।